हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको बताएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का स्टूडेंट वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताएंगे एरर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि एरर किसको बोलते हैं, इसका परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें कुछ टर्म्स है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी निकालना है, पेन निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। जो जो पॉइंट को हम बोलेंगे कि याद रखना है उसको बार बार रिवीजन करना है और उस पॉइंट को याद रखना है। वहाँ से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। अब देखो जेएसएससी जेई और एसएससी जेई दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम बताएंगे एरर एनालिसिस। पिछले वीडियो में बता चुके हैं स्टूडेंट, मेजर आर, एल एंड सी। आर का मेजर कैसे करेंगे, एल का मेजर कैसे करेंगे और सी का मेजर कैसे करेंगे, वो चीज़ कंप्लीट किए थे। वहाँ से आपको प्रॉब्लम मिलेगा 2 नंबर का। यहाँ से भी प्रॉब्लम मिलेगा स्टूडेंट, 1 नंबर या 2 नंबर का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, नोट्स बनाना है। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का टॉपिक है। एरर एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहला जो आपका टॉपिक्स है उसमें आपको बोलना है कि एरर किसको बोलते हैं। तो एरर का मतलब होता है स्टूडेंट, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका एक ट्रू वैल्यू होता है और एक क्या होता है, मेजर वैल्यू होता है। तो मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो गैपिंग होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एरर बोलेंगे। एरर आपका मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे यदि पूछे कि व्हाट इज द एरर, तो आपको बोलना है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एरर बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा कि एरर किसको बोलेंगे, तो आपको बोलना है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को आपको क्या बोलना है, आपको एरर बोलना है। ट्रू वैल्यू को जो आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट आरटी से, और मेजर वैल्यू को जो आइडेंटिफाई करेंगे आरएम से मेजर करेंगे, मतलब उसको नोटिफिकेशन करेंगे। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ट्रू वैल्यू को आरटी से दिखाएंगे और मेजर वैल्यू को आरएम से दिखाएंगे। तो एरर जो होगा स्टूडेंट आरटी माइनस क्या होगा, आरएम होगा। आरटी माइनस क्या होगा, आरएम होगा। ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा, मेजर वैल्यू। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन में रहेगा कि एरर किसको बोलेंगे, तो आपको बोलना है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज द क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ये वाला कंटेंट आपका रेडी हो गया। चलो अब देखो स्टूडेंट, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, मतलब आपका परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। यदि आपसे ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करने बोलेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए या तो आपका एरर प्लस माइनस में होगा, तो यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस। आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू डिवाइडिंग बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100 आप कर लोगे। जो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा वही आपका क्या होगा, रिलेटिव लिमिटिंग एरर होगा। इसका मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू डिवाइडिंग बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिलेटिव लिमिटिंग एरर हो जाएगा। तो आपको ये भी आपको याद रखना है, यदि किसी भी प्रॉब्लम में रिलेटिव लिमिटिंग एरर फाइंड आउट करने के लिए बोले तो यदि ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका रिलेटिव लिमिटिंग एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब एरर बता दिए, रिलेटिव लिमिटिंग एरर को कैसे कैलकुलेट करोगे वो फॉर्मूला बता दिए। अब देखो स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम पूछता है कि परसेंटेज एरर एट डिजायर स्केल, मतलब आपका यदि आपका फुल स्केल का वैल्यू दिया गया है और फुल स्केल का परसेंटेज ऑफ एरर दिया गया है और डिजायर स्केल में आपका परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब स्टूडेंट समझने का कोशिश करो कि एक आपका फुल स्केल है, ऐसे करके एक फुल स्केल है, ठीक है। वो फुल स्केल कितने वोल्ट का है, मान लेते हैं 100 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का, ठीक है। इस फुल स्केल में आपका जो एरर क्रिएट हो रहा है वो 2% एरर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपसे बोलेगा ये स्केल को हम छोटा कर दिए, कितना कर दिए, छोटा करके हम 50 वोल्ट कर दिए। 100 वोल्ट से क्या हो गया, 50 वोल्ट हो गया। पूछेगा इसमें आपका परसेंटेज ऑफ डिजायर स्केल में परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा। तो इसका निकालने का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है कि फुल स्केल डिवाइडिंग बाय द परसेंटेज ऑफ द एरर ऑफ द फुल स्केल डिवाइडिंग बाय द डिजायर स्केल
को डिवाइड करेंगे, जो आपको मिलेगा वही आपका इस स्केल का एरर कैलकुलेट होकर निकलेगा। इसका मतलब इसका यदि इस स्केल का एरर को कैलकुलेट करना है तो इसको मान लेते हैं x। तो x का वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो x को कैलकुलेट करने के लिए फुल स्केल मल्टीप्लाई क्या होगा, फुल स्केल का एरर डिवाइडिंग बाय द डिजायर स्केल, जिस स्केल में निकालना है। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% होगा। इसका मतलब स्केल को छोटा करेंगे तो आपका एरर ऑफ डिजायर स्केल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर 2% था, यहाँ पर क्या हो गया 4% हो गया। इसका मतलब जितना स्केल को छोटा करेंगे आपका क्या होगा, एरर का जो कैलकुलेशन है, एरर का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो ये आपका परसेंटेज एरर एट डिजायर स्केल का फॉर्मूला याद रखना, बार बार प्रॉब्लम पूछा गया है। फुल स्केल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ द फुल स्केल डिवाइडिंग बाय द डिजायर स्केल, ये आप याद रखोगे। तो किसी भी डिजायर स्केल में यदि आपका परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। अब देखिए प्रॉब्लम लिए है इस पॉइंट पर, एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए फुल स्केल वैल्यू 100 कितना है, 100 वोल्ट है, एट परसेंटेज एरर ऑफ फुल स्केल, फुल स्केल में एरर कितना 2% है, देन परसेंटेज ऑफर एट 50 वोल्ट, मतलब क्या हो गया, स्केल को छोटा कर लिया, पहले 100 वोल्ट था, अब कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज एरर ऑफ द डिजायर स्केल इज इक्वल टू फुल स्केल वैल्यू गुना परसेंटेज एरर ऑफ द फुल स्केल डिवाइडिंग बाय द डिजायर स्केल। फुल स्केल का वैल्यू कितना 100 है, यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया ये 100 वोल्ट है, उसके कारण जो एरर क्रिएट हो रहा 2% हो रहा, तो 2% लिखेंगे। डिजायर स्केल में एरर को कैलकुलेट करने बोल रहा तो उसके नीचे में क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। इसका मतलब स्केल को छोटा करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ द डिजायर स्केल जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना होगा, 4% होगा। ये प्रॉब्लम पूछा गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर ऑफ द डिजायर स्केल, ये भी आपको याद रखना। यहाँ से तीनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलो अब देखते हैं, नोट पॉइंट करके याद रखोगे। एरर ऑलवेज हैविंग मिनिमम, आपसे पूछेगा कि एरर ऑलवेज मिनिमम कब होगा, जब आपका जो स्केल वैल्यू हो वो क्या हो, फुल वैल्यू हो। इसका मतलब फुल स्केल वैल्यू में आपका एरर क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब देखो 100 वोल्ट फुल स्केल था, उसमें एरर आपका 2% था। जैसे हम लोग क्या किए, उस स्केल को हाफ कर दिए तो एरर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है एरर ऑलवेज हैविंग मिनिमम वैल्यू एट द फुल स्केल। आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरर ऑलवेज हैविंग मिनिमम वैल्यू, पहला ऑप्शन रहेगा फुल स्केल, हाफ स्केल, कुछ भी दिया जाएगा तो आपको क्या टिक आउट करना, फुल स्केल। फुल स्केल में एरर ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम होता है, याद रखोगे। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस नोट पॉइंट को याद रखोगे। अब देखो दूसरा पॉइंट है, एन इंस्ट्रूमेंट वर्क एक्यूरेटली एट द फुल स्केल। इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा स्टूडेंट एक्यूरेटली किस स्केल में, फुल स्केल में। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है यदि उसको एक्यूरेट वर्क करवाना है तो आपका स्केल वैल्यू को क्या रखना होगा, फुल स्केल वैल्यू को रखना होगा, तभी जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, वर्क करेगा एक्यूरेटली। इसका मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा एक्यूरेटली एट द फुल स्केल में ही आपका एक्यूरेट वर्क कर सकता है, अदरवाइज आपका एक्यूरेटली वर्क करना इम्पॉसिबल है। अब देखो, एन इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट एट हायर स्केल, जितना स्केल हाई रहेगा स्टूडेंट उतना ही आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट एट द हायर स्केल। हायर स्केल में इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, आपका जो भी एक्यूरेट मेजर करेगा वो क्या करेगा, मोर एक्यूरेट मेजर करेगा, ठीक है। तो एन इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट एट द हायर स्केल। हायर स्केल में क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। वो यदि फुल स्केल में वर्क करेगा तो उसमें भी आपका एक्यूरेटली ज्यादा होगा, और यदि फुल स्केल में आपका वर्क करेगा तो एरर भी क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। ये आपको तीनों पॉइंट को क्या करना है, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। एक्यूरेसी का डिफिनेशन आपसे पूछेगा तो एक्यूरेसी का मतलब होता है इट इज द क्लोजनेस वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। कोई भी आपका ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज जाएगा वही आपका क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू यदि 100 है और आप पहुंच रहे हो 99 में, तो इसका मतलब उसका एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है, एक्यूरेट ज्यादा है, क्योंकि 100 और 99 क्या है, अराउंड द क्लोज है। इसका मतलब जितना ट्रू वैल्यू के आसपास जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। तो एक्यूरेसी का डिफिनेशन है इट इज द क्लोजनेस वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितना क्लोजनेस जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे, ठीक है। प्रिसिशन किसको बोलेंगे, इट इज द डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी।
रिप्रोडक्टिबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिशन बोलेंगे। इसको आप याद रखोगे। तो आपसे पूछेगा प्रिसिशन किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है इट इज द डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिसिशन बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है द रेशियो बिटवीन द आउटपुट बाय द इनपुट। इसका मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट डिवाइडिंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेंसिटिविटी बोलेंगे। सेंसिटिविटी का सिंबल एस होता है, ये आपका रेशियो को दर्शाता है आउटपुट बाय इनपुट। इसको याद रखोगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोलना है द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द आउटपुट टू द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द इनपुट, ये जो रेशियो शो करेगा उसी को क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको याद रखना है, ये पूछा गया। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाई डिफ्लेक्शन फैक्टर। यदि डिफ्लेक्शन फैक्टर दिया गया है, सेंसिटिविटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर को क्या करोगे, 1 से भाग दे दोगे, जो वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन फैक्टर और सेंसिटिविटी में एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन है। डिफ्लेक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी उतना कम होगा, और आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर जितना कम होगा, सेंसिटिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर, याद रखोगे, ठीक है। ये आपका ये भी पूछा गया है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी एंड डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो आपको बता देना है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा, डिफ्लेक्शन फैक्टर होगा। रेगुलेशन किसको बोलते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। रेगुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज। यदि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्मॉलेस्ट चेंज करेंगे इन द इनपुट क्वांटिटी, यदि हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ भी चेंजिंग करेंगे इनपुट क्वांटिटी में, तो आपका क्या होगा, विच इज डिडक्टेबल एट द आउटपुट। आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिडक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये इनपुट में थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसके कारण आउटपुट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी। यदि बारीक चेंज भी करेंगे इनपुट क्वांटिटी में, तो आपका क्या होगा, आउटपुट में मेरे को पता चल जाएगा। विच इज डिडक्टेबल एट द आउटपुट, आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, रेगुलेशन बोलेंगे। मतलब इनपुट में स्मॉल अमाउंट ऑफ भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, विच इज डिडक्टेबल एट द आउटपुट, आउटपुट में डिडक्ट किया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, रेगुलेशन बोलेंगे, याद रखोगे। अब देखो लीनियरिटी को उसको बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लोग इनपुट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा क्या होगा, आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लीनियरिटी बोलेंगे। अब देखो यहां पर देखो, ये आपका इनपुट का ग्राफ है, जैसा इनपुट का ग्राफ है उसी तरह सिमिलर स्टाइल क्या आउटपुट का है। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का क्या है, लीनियरिटी है। मतलब जैसा इनपुट बिहेव कर रहा है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो रहा है, आउटपुट भी बिहेव कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इसी को बोलेंगे लीनियरिटी। इसका मतलब आप जैसे इनपुट दे रहे हो उसी को कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट मिल रहा है, तो आपका ग्राफ क्या होगा, लीनियरिटी होगा। देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ क्या सिमिलर है। जब ग्राफ सिमिलर होगा तो आप बोल सकते हो वो दोनों ग्राफ आपस में क्या है, लीनियरिटी है। तो आपको ये भी याद रखना, ठीक है, लीनियरिटी हो गया। डेड जोन किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये समझने का कोशिश करो। डेड जोन उस तरह के जोन को बोलेंगे यदि हम इनपुट में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं बट आउटपुट में सडन चेंज नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे, उस रीजन को क्या बोलेंगे, डेड जोन बोलेंगे। देखो स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक हम इनपुट को चेंजिंग कर रहे हैं, इनपुट क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, इनपुट यहां से लेके यहां तक बढ़ गया है बट आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आया है। इसका मतलब इनपुट बढ़ रहा है बट आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, आउटपुट में चेंजिंग आ रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है यहां से लेके इस ओ पॉइंट से लेके इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डेड जोन बोलेंगे, क्योंकि मेरे को इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं बट आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो वहां तक का रीजन को क्या बोलेंगे, डेड जोन बोलेंगे। मतलब आपका क्या हो रहा है, आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इनपुट में चेंज हो रहा है बट आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो आपको उस रीजन को क्या बोलना है, डेड जोन बोलना। तो यहां से लेके यहां तक का जो जोन होगा स्टूडेंट, आपका क्या होगा, डेड जोन होगा। मतलब डेड जोन का मतलब सिंपल भाषा में ये समझो, यदि हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं और सडनली आपका आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा देर के बाद चेंज हो रहा है, जहां तक आपका चेंज नहीं हो रहा वही आपका क्या होगा स्टूडेंट, डेड जोन होगा। ठीक है, तो डेड जोन आपको बता दिए, लीनियरिटी बता दिए, जैसे हम लोग इनपुट में चेंज करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में चेंजिंग मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लीनियरिटी बोलेंगे। मतलब इनपुट का और आउटपुट का ग्राफ क्या होगा, सिमिलर होगा, उसको क्या बोलेंगे, लीनियरिटी बोलेंगे।
रेजुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, यदि हम लोग इनपुट में स्मॉल अमाउंट ऑफ भी चेंजिंग करेंगे तो आपका आउटपुट साइड में क्या हो जाएगा, डिटेक्टेबल हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, रेजुलेशन बोलेंगे। चलो अब सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर में कैसा रिलेशन होता है स्टूडेंट, इनवर्सली रिलेशन होता है। याद रखोगे S इज इक्वल टू 1/D, इसका मतलब है S को बोलेंगे सेंसिटिविटी और D को बोलेंगे डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो आपको एग्जाम में पूछेगा सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर में कैसा रिलेशन है, तो आपको बोलना इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब आपसे ये भी पूछेगा कि यदि डिफ्लेक्शन फैक्टर को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगा, तो आपको बोलना घटेगा, क्योंकि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली घटेगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो अब देखो सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट डिवाइडिंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट, मतलब आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा स्टूडेंट, उसी को क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीजों को आपको याद रखना। एक्यूरेसी का मतलब होता है जो आप ट्रू वैल्यू के क्लोज जाओगे उसी को वैल्यू को क्या बोलोगे, आप एक्यूरेसी बोलोगे। जितना आप ट्रू वैल्यू के क्लोज जाओगे आपका एक्यूरेसी क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। चलो अब देखो आपका कुछ एरर का प्रॉब्लम था। एरर किसको बोलेंगे, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको एरर बोलेंगे। रिलेटिव लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू डिवाइडिंग बाय द ट्रू वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिलेटिव लिमिटिंग एरर फाइंड आउट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एरर एट द डिजायर्ड स्केल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो फुल स्केल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ द फुल स्केल डिवाइडिंग बाय द डिजायर्ड स्केल। प्रॉब्लम करवा दिए तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। इसका मतलब एरर बता दिए, रिलेटिव लिमिटिंग एरर बता दिए, परसेंटेज एरर एट द डिजायर्ड स्केल बता दिए, उसका प्रॉब्लम करवा दिए। कुछ नोट पॉइंट बताए स्टूडेंट, फुल स्केल में एरर क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। तो आपसे पूछेगा कि फुल स्केल में एरर कैसा क्या होता है, तो आपको बोलना मिनिमम होता है। यदि एरर को आपको एकदम माने मिनिमम करना है तो आपको फुल स्केल में मेजर करना होगा, तभी जाके आपका क्या होगा, एरर मिनिमम होगा। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट को वर्क एक्यूरेटली करवाना है तो आपको किस पॉइंट में वर्क करना होगा, फुल स्केल में करना होगा। ठीक है, और मोर स्केल में, हायर स्केल में आपका क्या होता है स्टूडेंट, मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी याद रखोगे। यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, एरर एनालिसिस का बेहद इंपॉर्टेंट क्लास था। यहां से लेके यहां तक आप क्या करोगे, रिटेन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे। ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का पेपर है, इसमें आपको क्या करना होगा, ज्यादा चीज को याद रखना होगा। तो आप इस चीज को याद रखने के लिए एक ही तरीका है, बार बार इसको रिवीजन मारो, बार बार इसको देखो, बार बार आप स्टडी करो, इस पर प्रॉब्लम बनाओ, देखो, समझो, रिवीजन मारो, तो आपका क्या हो जाएगा, चीजें याद होगा। तो डेड जोन किसको बोलते हैं, लिनियरिटी किसको बोलते हैं, रेजुलेशन किसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है, एक्यूरेसी प्रिसिशन क्या है, फुल स्केल क्या है, फुल स्केल में एरर क्या होता है, किसी भी डिजायर स्केल में हम परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज को क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप याद कर पाओगे तो यहां से यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आराम से आप क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आता है तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रिटर्न करना है या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हो। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट को और क्लियर करना है, वो भी आपका क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब देखो, एक पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग करो, अब हेडिंग करो, एरर इन कॉम्बिनेशन, एरर इन कॉम्बिनेशन। चलो हेडिंग है, मान लो कोई एलिमेंट x1 है, वो आपका a है, इसका एरर प्लस माइनस ER1 है। ठीक है, कोई एलिमेंट x2 है,
ये आपका B है और इसका एरर ER2 है, ठीक है। और ये आपका कोई एलिमेंट X3 है, इसका एरर C प्लस माइनस क्या है ER3 है। देखो बढ़िया से देखो, समझ में आएगा, ठीक है। एरर इन कॉम्बिनेशन, कोई X1 एलिमेंट है उसका आपका वैल्यू A प्लस माइनस एरर ER1 है, कोई एलिमेंट X2 है उसका आपका वैल्यू B और एरर है आपका प्लस माइनस ER2 है। चलो, कोई एलिमेंट आपका X3 है उसका वैल्यू आपका C है और उसका एरर जो है प्लस माइनस ER3 है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे पूछेगा एरर इन केस सम, यदि इसको सम करेंगे या तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपका एरर कितना होगा। चलो देखो, तो अब देखो एरर इन केस ऑफ सम या सब्ट्रैक्शन, देखो समझोगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि इसको सम करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, x1 प्लस क्या होगा x2 प्लस क्या होगा x3 होगा, ठीक है। अब चीज़ों को समझो, ये उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है, वो उसका एरर है, सम कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वैल्यू में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करना, जैसे ये सम हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वैल्यू में भी क्या होगा, सम हो जाएगा, A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरर होगा, ये तीनों का रिजल्टिंग एरर होगा, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे ER लिखेंगे, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो, जब ये पूछेगा कि ये तीनों वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू गिवन रहेगा, आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको निकालने बोलेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, a प्लस b प्लस क्या c और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ER हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खुदा ना खास्ता इस तरह यदि पूछे x इज इक्वल टू आप निकालो x1 और बोल देता कि माइनस x2 और माइनस x3 निकालो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो समझो चीजों को, तो x1 का मैग्नीट्यूड क्या a है, x2 का मैग्नीट्यूड क्या b है, बट यहाँ माइनस साइन लगा तो माइनस b लगाता, यहाँ पर x3 का जो मैग्नीट्यूड है c है तो माइनस c लगाता, यहाँ पर इसे ब्रैकेट खींच लेता और यहाँ पर प्लस माइनस करके ER देता, ठीक है। ये आपका रिजल्टिंग एरर है, ER जो है ये तीनों का रिजल्टिंग एरर है। अब मुद्दा रहा कि ER का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आपका मेन चीज है। तो ER का वैल्यू को कैलकुलेट करने का बहुत ईजी तरीका है। क्या तरीका है उसको आप समझने का कोशिश करो। जब देखो रिजल्टिंग ER वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, तो आपको एक ही काम करना है, यहां पर प्लस माइनस का सिग्नेचर लगाना है, ऐसे ब्रैकेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए निकालना है तो क्या करना है, जिसके लिए निकालना है तो इसको ऊपर रखना है और तीनों एलिमेंट को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तीनों एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। A प्लस क्या हो जाएगा B, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका C, A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C, और गुना में क्या करना है, ER1 करना, क्या करना, ER1 करना। सिमिलर स्टाइल में इसके लिए जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B बटा क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C गुना क्या हो जाएगा ER2 हो जाएगा। फिर आपका C के लिए निकालना था, C बटा क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C और गुना क्या हो जाएगा ER क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो रिजल्टिंग एरर को आप फाइंड आउट ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो रिजल्टिंग एरर को फाइंड आउट करना है तो A, इसके लिए A बटा तीनों को ऐड करना है और ER से गुना करना है। फिर इसके लिए तो B बटा A प्लस B प्लस C गुना ER2, इसके लिए C बटा A प्लस B प्लस C गुना ER3। इसका मतलब यहां से आपका क्या हो जाएगा, ER का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब रिजल्टिंग एरर आपका निकल गया। रिजल्टिंग एरर का वैल्यू ये होगा, ये वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट अप कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप समझने का कोशिश करो, यदि आप सब्ट्रैक्शन करोगे चाहे आप माइनस करोगे, इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे। ER का वैल्यू को निकालने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, ये वाला चीज को याद रखना है, ठीक है। ये वाला चीज को जब भी याद रख पाओगे तो आपका प्लस और माइनस का केस का प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। प्लस और माइनस का केस क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा।
तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम से ज़्यादा बेहतर होगा। चलो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, आपको रिटर्न करना तो रिटर्न करो। चलो अब देखो यहीं पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम कैसे पूछेगा एग्जाम में। मान ले पूछेगा कि एक R1 वैल्यू है, ठीक है, वो आपका 5 ओम है और प्लस माइनस इसका एरर है आपका 2, मान लेते हैं 2% दे दिया। ये आपका R2 वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका जो आपका मान लेते हैं ये 3 ओम है, ये प्लस माइनस क्या है 4% है, ठीक है। बोलेगा कि R इक्विवेलेंट इन सीरीज। देखो चीजों को समझो, सीरीज में निकालना है तो आपका R इक्विवेलेंट कितना होगा स्टूडेंट? सीरीज में क्या होता है, दोनों ऐड होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो ऐसे लिख देगा, यहां पर प्लस और माइनस करेगा और इसका रिजल्टिंग एरर को निकालेगा। तो इसके लिए जब निकालेगा तो 5 को ऊपर लिखेगा और दोनों को ऐड करेगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना इसके लिए कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, प्लस लिखेगा। इसके लिए जब निकालेगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 और गुना कितना हो जाएगा जो परसेंटेज उसको लिखेगा 4%, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेगा, ठीक है। ये देखो a बटा a प्लस बी और ये R1, इसको सॉल्व कर लेगा, बेहद दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 5 3 क्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस माइनस कर लेगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 8 और गुना कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 8 गुना क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 दूसरे 10 हो जाएगा और 8% हो जाएगा और प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12 बाई क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेगा, 8 तिया कितना होगा 24, 8 दूनी 16, 2 से ज़्यादा जाएगा। जो भी इसको सॉल्व कर लेगा तो ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा सीरीज में। दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाएगा, सीरीज में निकालने के लिए बोलेगा तो ये फाइनल क्या हो जाएगा उसका रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगा। कहां से निकल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करोगे इसी तरह। अब देखो चीज़ों को समझो, अब देखो यहाँ तो सम और सब्ट्रैक्शन का बताएं, और यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पूछेगा तो आपको क्या करना है, तब बेहद इजी है और इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देख एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यदि आपसे पूछेगा फाइंड द R इक्विवेलेंट, मान लो R1 गुना R2 पूछेगा, ठीक है, ये एकदम बेहद इजी है। R इक्विवेलेंट दे देगा, बोलेगा R1 गुना R2 निकालो, R1 दिया गया, R2 का वैल्यू दिया गया, कुछ नहीं करना, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू को गुना करना, 5 गुना क्या करना है 3 करना है, ठीक है। और रिजल्टिंग एरर बहुत इजी है, प्लस माइनस करेगा और जब गुना में रहेगा तो दोनों को आपस में क्या करेगा ऐड कर देगा। ER1 है और ER2 है, यहां पर क्या करेगा ER1 प्लस क्या करेगा ER2 कर लेगा, गुना में बेहद इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में 5 तिया कितना हो जाएगा बताओ, 5 तिया 15 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ER और E2 का वैल्यू कितना है 4 और 2 कितना 6% हो जाएगा, एकदम इजी है, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट यदि आपका इस तरह का दिया जाएगा और गुना में पूछेगा तो ये वाला इस तरह हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यदि R इक्विवेलेंट डिवाइड में पूछेगा, देखो R1 बटा R2 पूछ दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर R1 बटा R2 है तो आपका R1 5 है और R2 कितना 3 है, डिवाइड करना है तो कुछ नहीं करना, R1 का वैल्यू को ऊपर लिखना, R2 का वैल्यू को नीचे लिखना, एरर कुछ नहीं, एरर डिवाइड रहे चाहे मल्टीप्लाई रहे, ऑलवेज क्या होगा आपका ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर एरर का क्या होगा एडिशन ही होगा, ठीक है। प्लस माइनस कर दिए हैं, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस कर दिए, अब आपका डिवाइड है चाहे आपका मल्टीप्लाई है, एरर दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 2% और इसका क्या है 4%, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 5/3 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस
और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6% हो जाएगा। ठीक है, ये वाला याद रख लेगा। तो भागा बता दिए, गुणा बता दिए और एडिशन बता दिए। ठीक है, अब देखो यदि इस तरह का केस पूछिए, r इज इक्वल टू R1 के पावर यदि m रहे और R2 के पावर क्या रहे, आपका n रहे। ठीक है, तो ये बेहद इजी है। देखो अब देखो R1 कितना वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू 5 है, तो 5 के पावर m, जो भी पावर रहेगा, चाहे 2 रहे 3 रहे, तो क्या करना है आपका 5 के पावर क्या कर लेना है, m कर लेना है। R2 का वैल्यू क्या 3 है, और 3 के पावर क्या कर लेना है, n कर लेना है। ठीक है, और एरर बेहद इजी है, प्लस माइनस करना है यहाँ पर, और जितना पावर रहेगा, R1 के पावर m है, तो m गुना इसका एरर कितना है, गुना 2% हो जाएगा, प्लस इसका पावर n है, तो n गुना इसका एरर कितना 4% है, 4 कर देगा। ऐसे करके प्रॉब्लम को बना लेगा। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट यदि आपसे, ये तो आपका फॉर्मूला था, यदि यहाँ पर 2 रहता, मान लो कि यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर 3 रहता, ये वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, R1 के पावर 2 और R2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर R1 का वैल्यू 5 है, तो 5 के पावर 2 होता, R2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या होता 3 होता, ये m है, तो m के जगह पर आपका क्या होता है 2 होता, और n के जगह पर क्या होता आपका 3 होता। बस इसको सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। इक्वल टू क्या होता, 5 के पावर 2 होता, 3 के पावर क्या होता 3 होता, प्लस माइनस होता, 2 दूनी 4% होता, और 4 तिया क्या होता 12% होता। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 के पावर क्या हो जाता 2 हो जाता, 3 के पावर कितना हो जाता 3 हो जाता, और प्लस और माइनस होता, 12 4 क्या होता 16% होता हो जाता है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, एरर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर लेंगे। एरर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम बेहद इजी है, इस एग्जांपल से हम सब सेट कर दिए। बार बार पूछेगा तो आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, बार बार रिवीजन मारना होगा, 2-4 बार रिवीजन मारोगे तो एरर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, फॉर्मूला को याद रखना होगा। फॉर्मूला तभी याद रहेगा जब आप बार बार क्या करोगे, इसका रिवीजन करोगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, पूरा नोट्स बनाना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो आपका एरर का टॉपिक से यदि प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम आ जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको इस तरह का न्यू वीडियो देखने को मिले, और आप इस वीडियो से एंजॉय करो, और तैयारी को आपका मजबूत करो, पूरा बेहतरीन ढंग से तैयारी करो, और पूरा क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम को अपने से बनाओ और बार बार देखो। और जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो, बोल भी सकते हो कि सर ये वाला प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिससे हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।